हेलो फ्रेंड्स। सैलरी आती है और सैलरी ख़त्म हो जाती है। ये साइकिल अगर आपकी लाइफ में भी चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम है पैसा मैनेज कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 सिंपल पर्सनल फाइनेंस रूल बताऊंगी, जो अगर आप फॉलो कर लो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। तो ये सारे रूल्स जो है वो हम लोग वन बाय वन सिंपल एग्जांपल लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 इज़ रूल ऑफ 72। हाउ फास्ट योर मनी डबल्स। To know in how many years your money will double, divide 72 by the interest rate. आपने आज अगर कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया है तो वो कितने साल के बाद डबल हो जाएगा, तो 72 डिवाइड बाई जितना इंटरेस्ट रेट आपको वो पैसों के ऊपर मिलने वाला है उसको वो नंबर को डिवाइड करना होता है। उससे आपको ये पता चलेगा कि कितने ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक मैंगो ट्री का प्लांट लगाया है, अगर आपको ये जानना है कि ये प्लांट कब तक बड़ा होकर आपको फ्रूट देगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बैंक एफडी हमें 8% देती है। सो 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आंसर इज़ 9 ईयर्स। मतलब अगर आपने बैंक एफडी में 50,000 रुपीज़ रखे हैं तो 9 ईयर्स के बाद 8% इंटरेस्ट के हिसाब से ये पैसे डबल हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में हमें 12% मिलता है ऑन एन एवरेज। सो 72 डिवाइड बाई 12, सो 6 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट में 4% मिलता है। सो 72 डिवाइड बाई 4, सो 18 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सो ये रूल से हमें क्या सीखने को मिलता है? हायर रिटर्न इज इक्वल टू मनी ग्रो फास्टर। अभी ये जो 3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं उसमें म्यूचुअल फंड हमें हाईएस्ट रिटर्न देता है। सो म्यूचुअल फंड में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट एंड एफडी जल्दी से ग्रो करेंगे। दूसरा, स्टॉक्स तो अपना है ही, सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टॉक मार्केट ही है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप अपना एनालिसिस करके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको स्टॉक को ही देनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या तो फिर स्किल नहीं है एनालिसिस करने की, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। देन द रूल नंबर 2 इज़ रूल ऑफ 70। हाउ इन्फ्लेशन ईट्स योर मनी। आज आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कुछ सालों के बाद एकदम आधी हो जाएगी। उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपने 1 किलो एप्पल अभी 100 रुपये में बाय किए हैं और अगर इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से हर साल बढ़ती जा रही है, सो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड 70 बाय द इन्फ्लेशन रेट। 70 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 10 साल मिलेगा आंसर। मतलब 10 साल के बाद सेम 100 रुपीज़ लेके अगर आप मार्केट में गए तो अभी जो आपको 1 kg एप्पल मिल रहे हैं वो 10 साल बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आधा kg ही मिलेंगे। सो ये रूल के ऊपर से हमें क्या लेसन मिलता है? सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपरली स्टडी करके इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ही आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो उस टाइम पे आपको वो गुड्स बाय करने में हेल्प कर सकती है। नहीं तो उतना ही पैसा रहेगा, सेविंग में पड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर स्लोली स्लोली इंटरेस्ट मिलेगा। 4% सेविंग अकाउंट में मिलेगा और इन्फ्लेशन रेट 7 का है, तो बाकी का 3% आप कहाँ से लाओगे? तो फिर वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए सिर्फ सेव ही नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है। देन नेक्स्ट रूल नंबर 3, 4% रूल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको आपका जो ईयरली एक्सपेंस है उसके 25 टाइम्स उतना कॉर्पस आपको चाहिए एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी इनकम तभी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको कितना पैसा अभी सेव करके चलना पड़ेगा ताकि आपकी इनकम ज़ीरो होने के बाद आप इजीली अपनी रिटायर लाइफ को जी सको। सपोज़ रिटायरमेंट के बाद आपको हर हफ्ते का, हर महीने का खर्चा निकालने के लिए 40,000 रुपीज़ चाहिए। मतलब एक साल में आपको 4.8 लाख चाहिए। तो रिक्वायर्ड कॉर्पस हम कैसे गिनेंगे? 4.8 इंटू 25, क्योंकि हम ये पकड़ के चलेंगे कि 60 ईयर पे अगर आप रिटायर हो जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो या तो कमाना ही बंद कर दो, तो एटलीस्ट उसके बाद 100 साल तक आप जियो। तो आपका जो अभी आप कमा रहे हो, अभी जो खर्चे निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा। उतना कॉर्पस अगर आपके पास होगा
और उसमें से थोड़ा थोड़ा आप मंथली एक्सपेंस के लिए निकालते रहोगे तो भी वो कॉर्पस ख़त्म नहीं होगा। उस हिसाब से 4.8 इंटू 25 इज इक्वल टू 1.2 करोड़, और आप उसमें से हर साल 4% निकाल रहे हो, मतलब 4.8 लाख निकाल रहे हो हर साल, तो भी आपके पैसे 30 साल तक चलते रहेंगे। 60 पे अगर आप रिटायर हुए और 30 साल हम पकड़ के चलते हैं कि चलो हम 90 ईयर्स तक जिए, तो आपके पास 1.2 करोड़ होने चाहिए अगर आपके मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो। लेसन क्या है ये रूल का, हमें इतनी वेल्थ क्रिएट करके रखनी है, एक ऐसा वाटर टैंक बनाना है जिसमें इतना पानी भरा हो कि आप थोड़ा पानी निकालते रहो, तो भी जब तक आपकी सांसें चले तब तक वो वाटर टैंक खाली ना हो, आपके खर्चे भी निकलते रहे और फाइनेंशियल आप फ्रीडम भी एंजॉय कर सको। द नेक्स्ट रूल नंबर 4 इज़ 100 माइनस एज रूल, मतलब एसेट एलोकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आपकी एज होगी करंट, वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। एग्जाम्पल के साथ देखें तो ये आप सोचो कि अगर आप एक बाइक चला रहे हो और आपकी एज 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स की एज में आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो आप बाइक को फास्ट राइड कर पाओगे, फास्ट चला सकोगे, मतलब आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकोगे। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, इक्विटी में 75% और डेब्ट में 25% जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में डायरेक्ट जाओगे तो उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू डेब्ट। तो अभी लेकिन आपकी एज कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो इक्विटी में 75% और डेब्ट में 25% तक आप जा सकते हो। अब अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आप सेफ्टी पहले देखोगे, राइट, क्योंकि जान है तो जहान है। सेफ्टी फर्स्ट देखने के कारण हम क्या करेंगे, इक्विटी में 40% तक ही जाएंगे और डेब्ट में 60% जाएंगे, तो ये आपका एक तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका लेसन क्या है, अगर आप यंगर है तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आप ओल्डर है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। सो रिस्क कम होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। हम जितना बड़ा हमारी एज होगी, जितनी ज़्यादा एज होगी, हम उतना रिस्क लेना थोड़ा कम प्रीफर करेंगे। अगर हमारी एज कम है तो हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। देन द रूल नंबर 5 इज़ 10-5-3 रूल, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक तो प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें जो भी सेगमेंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल लेके देखें हम तो जैसे अलग अलग व्हीकल्स हैं, जैसे कि कार है, साइकिल है, और हम चल के जा रहे हैं, तो जो इक्विटीज़ है या म्यूचुअल फंड्स है वो 10% तक का, जैसे मतलब फास्ट कार होती है वैसे 10% तक का हमें रिटर्न दे सकते हैं। एफडी या डेप्ट में हम जाएंगे तो हमें 5% जितना, मतलब कार से स्लो लेकिन थोड़ा सा ओके मतलब 5% तक का हम रिटर्न देख सकते हैं। और सेविंग अकाउंट 3 या 4% हमें देता है, मतलब कि हमें यहाँ से अगर कहीं पहुँचना है तो कौन सी सवारी लेके हम जा रहे हैं, कौन से सेगमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर हमें ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो रिटर्न लो मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो अप्स डाउन भी हमें झेलने पड़ेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन से हमें ये रूल बचाएगा, अगर हमें पता चलेगा कि हम कौन सी सवारी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। देन द नेक्स्ट रूल इज़ 50-30-20 रूल, सैलरी मैनेजमेंट। ये जो बिगिनर्स है जिन्होंने अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है, या तो अभी अभी पैसे को समझना, उसको मैनेज कैसे करना है, वो जर्नी स्टार्ट की है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो भी इनकम आती है उसको आपको कैसे, किस तरह से, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, वो ये रूल हमें समझाता है। आपकी जो भी इनकम है उसको आपको, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 की है, तो 50% आपकी नीड्स, मतलब जो कंपलसरी है, जो आपको देनी ही है, उसके लिए पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तो 50% मतलब 50,000 के 50% 25,000 आपके फिक्स नीड्स है उसके अंदर जाएंगे, जिसमें आगे आपका रेंट, फूड, मिल्क, EMI, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल्स, ये सब, मतलब कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पे किए बिना आप चल ही नहीं सकते, बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर महीने इतना खर्चा उठाना ही पड़ेगा। तो आपकी सैलरी के 50% ये सब नीड्स में जाने चाहिए, 30% आपके वांट्स में, लेकिन उससे पहले 20% आपको सेव करने हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 10,000 रुपया पहले साइड पे रख लेना है,
25,000 रुपया जो आपकी नीड्स के लिए जाएगा, 10,000 रुपया आपको फर्स्ट सेविंग करनी है। सेविंग के लिए आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा और आपके एनालिसिस बोले। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, स्टॉक्स में, एफडी, आरडी बहुत सारा है, राइट, पीपीएफ, सुकन्या, तो आपको वो सब अलग है, मतलब ये सब सेविंग के पार्ट में आ गया। तो 20% आपको सेव करके चलना है। उसके बाद जो 30% है वो वांट्स के ऊपर। वांट्स मतलब आप मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, शॉपिंग कर ली, राइट। तो मेरे ख्याल से तो 20% सेविंग की जगह आप 30% सेविंग अगर कर सकते हो तो बेस्ट है। पहले आपकी नीड्स के लिए पैसे साइड पे रखने हैं 50%, 20 to 30% आपको सेविंग के लिए साइड पे ही करने हैं। ऐसा नहीं कि मंथ एंड पे हम सेव करेंगे। जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले आपको सेविंग के पैसे और जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसके पैसे साइड में रखने हैं। और उसके बाद जो कुछ बचता है उसमें से आप एन्जॉयमेंट के लिए पैसे निकाल सकते हो। लाइफ एंजॉय करनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम भविष्य की चिंता करके अभी से सेविंग करके चल रहे हैं, राइट। तो एंजॉय भी करनी है लाइफ और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते जाना है। सो इसका लेसन क्या है? सबसे पहले हमें अपने बिल्स भरने हैं और एक्स्ट्रा खर्चे करने से पहले पैसे बचाना है। और ये जो रूल है वो सबके लिए बेस्ट है और इसको फॉलो करोगे आप तो आपकी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। देन द रूल नंबर 7 इज़ 3x इमरजेंसी रूल। इमरजेंसी फ़ंड जिसे हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अगर आपके फैमिली में ब्रेड अर्नर मतलब कि पैसा कमाने वाला कोई एक ही इंसान है जिसकी कमाई से ही आपका घर चलता है, तो इमरजेंसी फ़ंड का मतलब अलग से इमरजेंसी फ़ंड को रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है। तो ये कितना होना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड? तो आइडियली 1 ईयर तक का होना चाहिए, लेकिन इतना अगर हम फंड साइड में नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का तो एक्सपेंस जितना भी है हमारा वो उतना हमें साइड पे करके रखना चाहिए। अगर एग्जांपल के साथ हम देखें कि हमारे मंथली एक्सपेंस 30,000 के हैं, ये मंथली एक्सपेंस में अभी क्या आएगा? आपका राशन, बच्चों की फ़ीस, दवाई, मतलब जो बिल्स भरने हैं, लोन, CMI, वो सब बेसिक खर्चे, राइट, वो गिन के जितना होगा वो। अभी हम एग्जांपल के लिए 30,000 पकड़ के चलते हैं, तो 30,000 अगर आपका मंथली एक्सपेंस है जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, तो मिनिमम इमरजेंसी फ़ंड आपका कितना होना चाहिए? 30,000 का 3x मतलब 90,000। आइडियली तो 6 महीने का हमें साइड पे रखना है मतलब कि 1.8 लाख, लेकिन 90,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एटलीस्ट 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड साइड में रख के ही चलना चाहिए। इससे क्या क्या होगा? अगर आपकी जॉब चली गई या कुछ ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी XYZ रीज़न हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ घर में टूट फूट गया, उसका खर्चा आ गया, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और आप एकदम स्ट्रेस में नहीं आ जाओगे अगर आपके पास 3 या 6 महीने का गुजारा करने का फ़ंड है तो ये रूल हमें क्या सिखाता है? इमरजेंसी फ़ंड इज़ योर फाइनेंशियल हेलमेट। जैसे हम बाइक चलाते हैं और हेलमेट पहन के ही चलते हैं सेफ्टी के लिए, वैसे अपने परिवार की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट इमरजेंसी फ़ंड 3 महीने से लेके 6 महीने तक का होना ही चाहिए। सबसे पहले आपको जाके इमरजेंसी फ़ंड ही एक अलग अकाउंट में रखना है और ये ऐसा लिक्विड फॉर्म में रखना होगा कि ताकि तुरंत आप उसको उठा सको, निकाल सको। देन द नेक्स्ट रूल इज़ 40% EMI रूल। EMI वाला चक्कर बहुत ही डेंजर है। एक बार जो ये चक्रव्यूह में फंस गया तो फिर वो उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपकी जो EMI है, EMI से हम लोग एक तो बच नहीं सकते, राइट। कुछ ना कुछ तो EMI पे अपना चलता ही रहेगा। घर होगा, गाड़ी होगा, कुछ भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, तो ऐसे EMI का तो चक्कर चलता ही रहेगा। लेकिन कितना होना चाहिए? वैसे तो EMI पे हमें जीना ही नहीं है, कैश में ही चीज़ें लेनी है। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ गई और हमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ा या तो कोई लोन लेनी पड़ी, तो उसके जो EMI है दैट शुड नॉट एग्जिट 40% ऑफ योर इनकम। अब इसका एग्जांपल देखिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो मैक्सिमम EMI कितना अलाउड है? 20,000 का ही अलाउड है। उसके ऊपर आपका EMI नहीं जाना चाहिए। अगर अभी जा रहा है तो आप उसको फटाफट मैनेज करके क्लोज़ कर दो, क्योंकि उसके ऊपर जाता है तो क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा EMI होगा तो आपका सेविंग कुछ नहीं होगा और आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा और फिर कुछ बचत नहीं होगी। वापस कुछ खर्चा आ गया तो उसके लिए वापस हम लोन लेंगे, फिर उसके EMI आएंगे, फिर कुछ खर्चा आ गया, तो मतलब ये साइकिल एक चलती ही रहेगी। तो अगर आपको ये चक्रव्यूह के अंदर नहीं फंसना है
तो अगर EMI लेना ही पड़ा तो आपको 40% आपकी जो टोटल इनकम है मंथली उसके 40% का ही EMI लेके आपको चलना होगा। एक नहीं तो क्या होगा, कोई एक इमरजेंसी आई और आपका पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया होगा वो टूट जाएगा और आपको ट्रबल दे देगा। सो इसका लेसन हम क्या सीखते हैं, डोंट लीव ओनली टू पे EMIs। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सैलरी आती है और 5-10 दिन में पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि सब EMI भरने होते हैं, ये वो खर्चा करके। तो ये जो पूरा डेब्ट ट्रैप है उसमें फंसने से आपको ये रूल बचाता है। देन द नेक्स्ट रूल इज़ लाइफ इंश्योरेंस रूल। आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस शुड इक्वल 20 टाइम्स योर एनुअल इनकम। आपकी जो सालाना इनकम है उसका 20 टाइम्स आपका लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ अगर देखें तो आपका अगर एनुअल इनकम 5 लाख का है तो आपका लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का तो होना ही चाहिए। इफ़ समथिंग हैपन्स तो आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहेगी, जो आपने लोन लिए होंगे वो भी पे होते रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, मम्मी पापा की अगर दवाई का खर्च आता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है, कल जाके कुछ भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग इन योर फैमिली, तो ये जो अपनी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स है, बच्चों की पढ़ाई, राशन, ये वो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फिर वो कैसे चलेंगे अगर आपको ही कुछ हो गया तो ये जो लास्ट रूल है वो बहुत ही सेंसिटिव रूल है और सबसे पहले मेरे हिसाब से तो हर एक फैमिली में जो कमाने वाला इंसान है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, राइट। आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक ये पैसे किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को कुछ परेशानी ना हो उसके लिए है। एंड फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो फैमिली की सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस का जो रूल है उसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लास्ट में फाइनल समरी अगर हम देखें इजी लाइन में, सो इन्वेस्ट अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर लो टू बीट इन्फ्लेशन। और इन्वेस्टमेंट भी आपको ऐसा करना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। ऐसा ना हो कि अभी आप पूरी लाइफ निकाल दी सेविंग करने में और जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो इन्फ्लेशन को ही बीट ना कर सके। तो सोच समझ के हमें सेव भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ सेव बिफोर स्पेंडिंग। पहले बेसिक नीड्स के पैसे साइड में रखने हैं, फिर सेविंग करनी है, उसके बाद जो आपकी मौज शौक है उसके लिए पैसे खर्च करने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज़ अवॉइड एक्सेस लोन्स। लोन के चक्करों से बाहर रहना ही बेटर है, लेकिन अगर आपको लेनी ही पड़े तो उतनी ही लोन लेनी चाहिए कि आपकी मंथली सैलरी के 40% जितना ही आपको EMI भरना पड़े। देन प्रोटेक्ट योर फैमिली। आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ प्लान फॉर इमरजेंसीज। इमरजेंसीज के लिए प्लान करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप इन 9 रूल्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। रूल एकदम सिंपल है, पहले पैसे को संभालो, फिर पैसा आपको संभालेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक सच फाइनेंस कंटेंट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो हम आगे चल के ऐसे अलग अलग फाइनेंस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।